हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने हिंदी का मैराथन लाया है। हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है वो मैंने इसमें पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक ही वन शॉट में मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत कम समय का है, इसको आप देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग किसको कहते हैं? तो जो शब्द के पहले जुड़कर जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे ये रिक्त है, इसमें ये जुड़ के एक नया सेंटेंस दे दिया अतिरिक्त। इसमें प्रा है प्लस जय, पराजय। तो इसमें ये जो है, जो शब्द के पहले जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। इस तरह से दोस्तों आगे हम देख सकते हैं कि इसके कुछ उदाहरण है। जैसे अति अधिक, इस दोनों मिलके क्या हो गया? अत्यधिक। उसके बाद हो गया कि अधि प्लस अधि मीन्स होता है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इसमें लग गया इत, अधिकार हो गया, अति अधिपति हो गया, अधिनायक हो गया। उप उप मतलब होता है निकट। ये हुआ उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। परा परा मीन्स उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श। कहने का मतलब ये है कि ऐसा अर्थ होना चाहिए जिसका कि कुछ अर्थ निकले, ठीक है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय जिसको कहते हैं, तो शब्द के जो अंत में जुड़ता है, वो शब्द के पहले जुड़ता था, ये शब्द के अंत में जुड़ता है। तो शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? शब्द के किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर अगर शब्द का जो मीनिंग चेंज कर देता है या अर्थ निकालता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे सफल में जोड़ दिए ता, ता पढ़ते हुआ इसमें, तो ये क्या हो गया? सफलता। अच्छाई। इस तरह से आगे भी देखिए कि बहुत सारा इसमें दिया गया है। जैसे कि आप देखिए कि समाज, अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? सामाजिक। सुगंध, इत जोड़ दिए तो ये हो गया सुगंधित। उसके बाद भूलना प्लस अक्कर तो ये हो गया भुलक्कर। मीठा प्लस आस तो मिठास। उसके बाद लोहा आर तो लोहार। उसके बाद नाटक प्लस कार तो नाटककार। बड़ा प्लस आई बड़ाई। उसके बाद टिक प्लस आउ टिकाऊ। बिक प्लस आउ बिकाऊ। इस तरह से दोस्तों हम बात करते हैं कि सारा चीज़ जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय करते हैं, और जो शब्द से पहले लगता है जो उसको उपसर्ग कहते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ लगता है। जैसे इसमें उपसर्ग का भी बात हो रहा है और प्रत्यय की भी बात हो रही है। जैसे आत्म, तो आत्म एक, तो ये हो जाएगी आत्म इसमें अधि लग गया, आत्म प्लस एक, तो ये हो गया आध्यात्मिक। उसके बाद निर प्लस दया प्लस ता, निर्दयता। उसके बाद अपमानित, अपमानित, तो ये हो गया मान इसमें बीच में था, उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो इसमें समझिए आप, संज्ञा का 5 भेद होते हैं। टोटल संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक कहते हैं व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, महीनों के नाम, त्यौहार, देश, नदियाँ, समुद्र, इस सब के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस टाइप का आपको जो भी नाम दिखेगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, कुर्सी, टेबल, बर्तन, स्थान, पशु, पक्षी, ये सब का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक। उसके बाद देखिए कि भाववाचक। भाववाचक क्या कहते हैं? जैसे प्रेम, क्रोध, दया, मिठास, नमकीन। मतलब किसी के गुण का जो अति होता है वो बताता है इसमें, कि कोई आदमी गुस्सा होता है, किसी का भाव कैसा होता है तो वो बताता है। इसको क्या कहते हैं? भाववाचक। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं द्रव्यवाचक। जैसे आप गैस देखिए, दूध देखिए, पानी देखिए, वैसा जिसको नापा तोला जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे गैस, दूध, पानी, सोना, चांदी, तेल, गुड़, कुर्सी, फल, घी, कुर्सी नहीं सॉरी, तेल, चीनी, फल, घी, सब्जी, इत्यादि, ये सब क्या होता है? द्रव्यवाचक। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि समूहवाचक। समूहवाचक में होता है मेला। जैसे आप समूह देखते हैं, उसका झुंड होता है, परिवार होता है, सेना, दल, कक्षा, भीड़, गुच्छा, पुस्तकालय, टीम, दर्जन, ये सब किस में आता है? सब समूहवाचक में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम आगे सर्वनाम की। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम, जो नाउन और प्रोनाउन के
विशेषता बताता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, ये सब क्या होता है? सर्वनाम। उसके बाद होता है पहला जो होता है निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के लिए यूज करता है उसको क्या कहते हैं? निजवाचक। जैसे खुद, स्वयं, आप। जैसे मैं खुद हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं खुद स्कूल जाऊंगा, मैं खुद वहाँ जाऊंगा, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा तो वो किस में आएगा? निजवाचक में। उसके बाद होता है अनिश्चयवाचक। निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं हो, इसमें निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता है। जैसे कोई काम कुछ होगा, थोड़ा होगा, जैसे भिखारी को कुछ दे दो, उसे कुछ दे दो, हमको कुछ चाहिए, इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। उसके अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित वस्तुओं का बोध होता है। जैसे यह, वह, ये, इस तरह का कोई निश्चित चीज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि संबंधवाचक। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो जाएगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो किस में आता है? संबंधवाचक में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का नाम ही हुआ कि जिससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे। जैसे कौन क्या करता है, कौन किधर जाता है, क्या तुम्हारा नाम है, इस तरह का जो तुम कहाँ रहते हो, इस तरह का तुम कैसे हो, ये सब जो क्वेश्चन होता है इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। एक लास्ट होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक, जिसमें क्या होता है पुरुष या स्त्रियों का नाम के बदले जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, इस सब का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा और जैसा हो सके उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है सर्वनामिक विशेषण। ये क्या होता है? सर्वनाम विशेषण की तरह यूज होता है इसमें, कि जैसे वह लड़की सुंदर है, इस तरह का नहीं। जैसे सर्वनाम का विशेषण होता है वही क्या होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो उसी को ना विशेषण बोलते हैं। और प्रोनाउन में तो वो था कि जो नाउन की विशेषता बताता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो वह लड़की सुंदर है, तो ये बता रहा है कि यह एक विशेषण की तरह इसमें यूज हो रहा है। उसके बाद होता है गुणवाचक विशेषण। ये होता है सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार, ये सब पर डिपेंड करता है, इसको क्या कहते हैं? गुणवाचक। उसके बाद संख्यावाचक होता है, जैसे 10, 20, आधा, प्रत्येक, 100 गुना, 20 गुना, 50 गुना, इस तरह का जो बात होगा वो किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। उसके बाद आता है परिणामवाचक। परिणामवाचक किसको कहते हैं? सर्वनाम के परिणाम के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं? परिणामवाचक। जैसे कहेगा कि ये चीज़ मेरे पास बहुत है, वो थोड़ा सा बचा है, इस टाइप का जो सेंटेंस यूज होगा वो किस में होता है? परिणामवाचक में। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि विशेषण भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है? तो शब्द भेद 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए कि शब्द भेद 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है तत्सम। तत्सम होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जो संस्कृत में है वही हम यहाँ प्रयोग में लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे वायु हुआ, सूर्य हुआ, माता हुआ, इटीसी, इस तरह का जो भी होगा उसको क्या कहते हैं? तत्सम। और दोस्तों इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल लाया हूँ। इसमें अब मैं इसको जब सेट कराऊंगा, जब इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लगवाऊंगा, तो उसमें बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगा। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत शब्दों में जो चेंज होकर बने हैं उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द होता है जो देश में जन्मे शब्द। जैसे देखिए कि थैला इसी देश में है, गड़बड़, पगड़ी, ये सब, ईटीसी, ये सब जो शब्द होता है ये शब्द क्या है? देशज। उसके बाद विदेशज, जो विदेश से आए हैं, विदेशों में जन्मे शब्द। जैसे आप कहते हैं कि हम ये कंपनी से चीज़ ऑर्डर किए हैं, वो कंपनी बोलते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस है ये क्या है? सब विदेशज शब्द। उसके बाद एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है संकर शब्द। संकर शब्द किसको कहते हैं? दो अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द को बनता है उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे देखिए कि छाया, उसके बाद दार, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? छायादार। छाया जो है ये संस्कृत भाषा का है, और दार जो है सो फारसी शब्द फारसी भाषा का है, तो ये दोनों मिल के देखिए क्या हो गया? छायादार। कहने का मतलब है कि दो अलग भाषाओं के मिल से जो बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो और न अन्य
और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने उसको क्या कहते हैं हम, रूढ़ शब्द। जैसे अब घर, घर अब किसी शब्द का तो कोई खंड नहीं होगा, ये तो दिन, इस सब का कोई खंड नहीं होगा, तो इस तरह का इसको हम क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिल के बना है उसको क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। उसके बाद राजपूत, राजा का पुत्र इक्वल टू राजपूत। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों एक है योग रूढ़। योग रूढ़ किसको कहते हैं, तो वे शब्द जो योग होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे पीताम्बर, देखिए जैसे शब्द तो हैं लेकिन इनका अर्थ किसके लिए, भगवान अर्थ के लिए, मतलब किसी से कंपेरिजन हाई लेवल का हो जाता है, तो इसको हम क्या कहें, पीताम्बर। दशानन, 10 भुजा वाले को क्या कहते हैं, दशानन। था इस टाइप का आपको देख ही के लग जाएगा, तो वो क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे कि संधि किसको कहते हैं। ये इससे आज भी क्वेश्चन देखने को मिला था फर्स्ट सिटिंग में कि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझिए कि स्वर संधि किसको कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि टोटल 5 प्रकार की होती है। अब देखिए कि जैसे सबसे फर्स्ट में दीर्घ संधि। अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब बड़का आ, हर्ष ई जो होता है, हर्ष दीर्घ ई, ऊ, हर्ष ऊ जैसे होता है ना, तो ये सब जो होता है इसका जो मात्रा लगा रहे तो उसको हम दीर्घ संधि बोलेंगे। जैसे रविंदर, भानोदय, विद्यालय, इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो दीर्घ संधि में होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुण संधि। अगर किसी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे, एक मात्रा मतलब एक मात्रा ऐसे भी हो सकता है, किसी तरह का कोई भी ऐसे हो, एगो मात्रा हो, हर्षुएकार का हो तो एक एगो मात्रा हो, तो उसको क्या कहेंगे, गुण संधि। ठीक है। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। अगर किसी शब्द में दो मात्राएं दिखाई दे, देखिए इसमें दो दो मात्रा दिख रहा है, सब में दो तरह का मात्रा है या दो मात्रा है, तो इसको क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यन संधि। यह संधि होता है य व र से पहले अगर आधा शब्द होता है। आधा शब्द का तो मतलब आप समझते होंगे कि आधा शब्द किसको कहते हैं। तो आधा शब्द जो होता है दोस्तों कि जैसे वह यन संधि होता है, जैसे अत्यधिक। देखिए य से पहले एक आधा शब्द है स्वच्छ, छ से पहले एक वह है, इस तरह का मतलब क्या होता है, स से पहले एक वह है, तो ये हो गया स्वच्छ। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यन संधि किसको कहते हैं। य व र से पहले कोई आधा शब्द होगा उसको यन संधि कहते हैं। उसके बाद एक होता है अयादि संधि। इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है, ये बिल्कुल सीधा लिखा जाता है। जैसे नयन हुआ, कमल हुआ, शयन हुआ, कमल हुआ, उसके बाद मान लीजिए हम लिख देते हैं नमक हुआ। इस तरह का जो भी होगा जिसमें कोई मात्रा नहीं लगता है वो कौन सा संधि हो गया, अयादि संधि। तो उम्मीद करते हैं कि ये संधि भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे कि समास क्या होता है। समास, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से नया शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। जैसे देखिए आप गंगा का जल क्या हो गया, गंगा जल। उसके बाद समास के टोटल 6 गो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होती है अवयवी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा द्विगुण समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, उसके बाद लास्ट होता है कर्मधारय। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होता है। तो जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि उपसर्ग क्या होता है। जैसे यथा होता है, निर, आ, अनु, प्र, ये सब जो लगा रहे तो इसको क्या कहेंगे हम, जैसे भरपेट, प्रतिदिन, ये सब जो होगा वो अवयवी भाव समास होगा। ठीक है। उसके बाद जो होता है तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह तो आप समझते होंगे, जैसे कर्ता ने, तो इसमें कर्ता ने को छोड़ देना है, बाकी जो सब होता है कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस सेंटेंस में आपको को नजर आए, से हो, के लिए हो, से हो, का, के, की हो, में, पर हो, तो ये सब जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, तत्पुरुष समास। ठीक है। जैसे आप गगन चुंबी लिखते हैं तो गगन को चूमने वाला को क्या बोलेंगे, गगन चुंबी। अब आगे बात करते हैं आगे कि देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। आगे जो है सो है द्विगुण समास। द्विगुण समास का मतलब ये होता है कि जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक हो, कहने का मतलब जो संख्या में, जैसे त्रिलोक, सप्ताह, परलो, अथी में नहीं दिया जाता है, दशम, दशमी, कुछ इस टाइप का जो भी होगा
वो जिसमें शब्द आपको नज़र आ जाएगा कि वो शब्द किस में है, संख्या में, तो उसको कहेंगे द्विगुण समास। ठीक है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह जो कहते हैं, ये जो बीच में देखिए ऐसे डैश करके दिया हुआ है, यही है योजक चिन्ह। सुख दुख, आगे पीछे, बातचीत, इस तरह से आप लिखते हैं, आप बीच में लगाते हैं डैश, तो ये होता है क्या, योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास समझिएगा आप कि जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है, भगवान के नाम से ये रिलेटेड होता है, जैसे पीताम्बर, महावीर, इस तरह का जो भी होगा वो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में। एक लास्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है के समान है जो, कहने का मतलब इसमें तुलना भी होता है और है जो भी लगा है, जैसे कमल नयन, कमल के समान। उसके बाद नीला कंठ, नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, इसी को कहते हैं नीलकंठ। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने 15 मिनट में ये ग्रामर पूरा आपको निपटा दिया है, जिससे कि आप सीटेट में कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें एक थोड़ा बचा है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तो वो सब पूछता है, उतना नहीं। उद्देश्य विधेय के बारे में इसमें उतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उतना डिटेल में नहीं लिया है। मैं बस उतना कंटेंट दिया हूँ जितना कि आपको सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। इससे अगर आगे कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम को डालिए, हम उसको जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अब इतना अच्छा, इतना मेहनत लगा वीडियो बनाने में, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखते रहिए और आप बने रहिए। और इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस। अगर 130 प्लस लाना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, दोनों शिफ्ट में मेरे स्टूडेंट ने अब बताया है कि वो 120 प्लस 130, मतलब 120 से 35 के बीच में वो नंबर लाएंगे, और आके उन्होंने पूरा मिलाया है उसको, वो भी आपका ठीक है। मैंने उसका एनालिसिस किया था, तो एनालिसिस में भी वो अच्छा रिजल्ट आया है। तो आगे आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। इसमें फुल टॉपिक कवरेज होता है। तो आप दोस्तों गुरुकुल टीचिंग स्कूल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस चैनल का थोड़ा नाम रोशन करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।